का टॉपिक है एलआर सर्किट। इसमें बताओ स्विच को बंद करते ही क्या होगा। एलआर सर्किट है, इंडक्टर है और क्या है, रेजिस्टेंस है। पहले पढ़ा था आरसी सर्किट, आर सर्किट पढ़ा था अकेला, सी सर्किट पढ़ा था, फिर कंबाइन पढ़ा था आरसी सर्किट। तो सेम इसमें एलआर सर्किट, आर सर्किट तो पहले पढ़ चुके, तो इस केस में एलआर सर्किट बताना है। एलआर सर्किट दे रखा है, एक इंडक्टर है, सिंपल सर्किट है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, एक बैटरी जुड़ी है। स्विच को बंद करते ही क्या होगा, t इक्वल टू 0, मतलब कि जैसे ही स्विच को बंद करा वो t इक्वल टू 0 की सिचुएशन होगी। t इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि स्विच को बंद करने में बहुत टाइम हो चुका। तो इस केस में t इक्वल टू स्विच को बंद करते ही क्या होगा, कितना करंट चलेगा ये बताना है। ये भाई यार का 0 करंट चलता है इसमें, क्योंकि इसमें बात सिचुएशन होती है t इक्वल टू 0, एक t इक्वल टू इन्फिनिटी और एक t इक्वल टू जनरल टाइम की। ठीक है, 3 टाइम्स के बारे में बात होती है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी और t इक्वल टू t पे, जनरल टाइम पे। t इक्वल टू 0 तो जस्ट स्विच को बंद करते ही जो इंडक्टर है इसके हर एक टर्न्स में क्या लग जाती है, बैटरी लग जाती है, अपोजिंग बैटरी लगती है। इंडक्टर और कैपेसिटर का काम ही होता है कि वो एकदम से करंट को बढ़ने नहीं देते। तो इसमें क्या लग जाएगी, इंडक्टर में क्या लग जाएगी, एक बैटरी लग जाएगी, क्योंकि अगर इंडक्टर ना होता तो करंट कितना चलता है, ई नोड बाय आर का। इंडक्टर अगर ना होता तो करंट ई नोड बाय आर का चलता है, एकदम से ही बढ़ जाता है। ई नोड बाय आर का, मान लो बैटरी अगर मान लो 20 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस है 2 वोल्ट का, तो करंट चलता है इसमें 20/2, यानी कि 10 एम्पियर का करंट चलता। तो एकदम से 0 से कितना हो जाता है, 10 एम्पियर का। पर इंडक्टर क्या करता है, उसका अपोज करता है, एकदम से 0 से 10 ना होने की बजाय क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ाता है। तो इसमें क्या लग जाएगी, अपोजिंग बैटरी लग जाती है। और t इक्वल टू 0 पे इसमें जो अपोजिंग बैटरी लगती है वो बिल्कुल जितनी ई नोड की है उतनी ही लग जाती है, यानी कि एकदम से लगेगा t इक्वल टू तो करंट चला ही नहीं, ऐसा लगेगा। जितनी ई नोड की बैटरी उतनी क्या लग जाती है, इसमें भी बैटरी लग जाती है, यानी कि स्विच को बंद करते अपोजिंग लगती है, अपोज करता है, एकदम से बढ़ने नहीं देता। इंडक्टर का काम ही होता है, जैसे कैपेसिटर था, आपने चार्ज उसको बंद करा तो एकदम से चार्ज नहीं बढ़ता, धीरे धीरे चार्ज आता है। तो सेम इसमें भी इंडक्टर क्या करता है कि करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देता। वही रूल क्या था कि एकदम से बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, तो ये क्या करता है, एकदम से बढ़ने नहीं देता करंट को। यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है, क्लोज लूप है इसीलिए। तो क्लोज लूप है, करंट बढ़ेगा। एकदम से ही पहले 0 था, लूप क्लोज नहीं था तो करंट बढ़ नहीं रहा था, 0 था लूप। तो t इक्वल टू जैसे स्विच को बंद करा, आपने स्विच को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अब करंट मान लो इसकी वैल्यू 2 ओम है और इसकी वैल्यू दे दी आपको 20 वोल्ट, तो करंट कितना चलता, अगर ये इंडक्टर ना होता तो कितना चलता है, 20/2, यानी कि 10 एम्पियर का। तो 0 से एकदम कितना हो जाता, 10, तो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया करंट, 0 से 10। तो उस केस में इंडक्टर में करंट एकदम से ही बढ़ रहा है, तो ये एकदम से क्या होगा, बढ़ने नहीं देगा। तो ये क्या करता है, इसकी सपोर्टिंग जो अपोजिंग बैटरी लग जाती है, तुरंत तो ये लगेगा कि करंट चला ही नहीं। तो जितने की मान लो ये 20 वोल्ट की, तो इसमें भी क्या लग जाता है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है 20 वोल्ट का। इंड्यूस ईएमएफ लगता है, इंडक्टर में अभी बढ़ा था पीछे। तो इंड्यूस ईएमएफ आता है, बढ़ता है तो करंट क्या करता है, अपोज करता है, और अगर घटता है तो क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो एकदम से बढ़ रहा है, ये है करंट ग्रोथ। अगर करंट ग्रोथ कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो उस केस में एलआर सर्किट भी 2 तरीके से पढ़ा जाता है, ग्रोथ, करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट और करंट डीके इन एलआर सर्किट। ठीक है, तो इस केस में स्विच को आप बंद भी कर देते हो, मान लो बल्ब है, आपने देखा स्विच ऑन करते ही एकदम से ग्लो नहीं होता, और एकदम से आपने अगर स्विच बंद कर दिया तो एकदम से बंद नहीं होता, चलता रहता है धीरे धीरे। तो क्योंकि क्यों चलता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर की वजह से क्या होता है, वो चलता है। तो जितने भी सेंसिटिव होते हैं, मैंने कल भी था, जितने भी सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे एसी हो गया या फिर और भी कैमरे हो गए, तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं ताकि एकदम से करंट बढ़े ना और एकदम से कम ना हो, ताकि वो चीज़ें खराब ना हो, क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है तो करंट भी क्या होगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। तो उस केस में चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। अब मान लो यहाँ पे स्टेबलाइजर है, ये ना लगता तो इसमें क्या होती है, वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, तो ये क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, एसी खराब नहीं होता उससे। ठीक है, तो सेम इस तरीके से हर एक चीज़ में क्या लगने लग गया, इंडक्टर लगने लग गया। तो उसकी इसमें एकदम से अगर लाइट बढ़ती है, कम होती है, तो वो बंद नहीं होती, मतलब। तो सेम इसमें ये क्या करेगा, एकदम से ठीक जैसे स्विच को बंद करोगे करंट एकदम से बढ़ने नहीं देगा, फिर धीरे धीरे जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आया वो क्या होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा।
तो और करंट जितना मैक्सिमम चलना है फिर वो उतना चलेगा। यानी कि पहले तो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बैटरी लगती है, पूरा अपोज करती है, 10 एम्पियर चलने की कोशिश करेगा बट चलने नहीं देगा, तो ये इधर चलेगा, ये इधर तो पूरा अपोज करता है, जीरो करंट चलता है t इक्वल टू 0 पे। फिर ये वीक होती रहती है, तो करंट क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और इसका जो बढ़ता है, बढ़ने का रेट क्या होता है, कोफिशिएंट ई की उसमें टर्म्स में बढ़ता है। जैसे सेम कैपेसिटर में जो चार्ज बढ़ता था वो किसी टर्म्स में बढ़ रहा था, ई की टर्म्स में, ई की पावर मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से बढ़ता है। तो सेम इसमें यानी कि t इक्वल टू 0 पे करंट की अगर बात करेंगे तो कितना होगा, 0 करंट चलता है। t इक्वल टू 0 पे कितना करंट चलता है, 0। और इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू अगर 0 होगी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 का। तो VR क्या हो जाएगा आपके पास, 0। और VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई नोड के इक्वल। इसमें बैटरी लगी ई नोड की, जितनी ये बैटरी है उसके सेम, यानी कि बराबर की टक्कर लेती है, तो क्या लग जाएगी, ई नोड की। और एक di/dt यानी कि जो करंट के बढ़ने का रेट है वो होता है ई नोड बाई एल के इक्वल। स्टार्टिंग में जो करंट, इसमें स्टार्टिंग में जो करंट है वो क्या होगा, ई नोड बाई एल का, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता रहता है, यानी कि बढ़ने का रेट भी कम होता है। मान लो कि आपने 1000 रुपये कमाने हैं, तो उस केस में पहले पूरे दिन में, मान लो आपके पास 12 घंटे, 12 घंटे में 1000 रुपये कमाने हैं, तो पहले आधे घंटे में कितने, मान लो पहले 6 घंटे में तो क्या कमा लिया आपने, 500। फिर अगले में क्या कमाओगे, मान लो 500 के बचे हुए 250, फिर उस केस में तो रेट जो है कमाने का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सेम इसमें करंट के बढ़ने का रेट क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। और इसलिए इनफाइनाइट टाइम लग जाता है मैक्सिमम करंट चलने में, ठीक है। तो रेट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, टाइम के साथ जो करंट का रेट है, पहले तो क्या है, ई नोड बाई एल का होगा, एकदम से ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट चलने, बट ये अपोज करेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने का रेट क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। और इसमें दूसरी एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ Li², करंट 0 तो एनर्जी स्टोर भी क्या होगी इसमें, 0, ठीक है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताओ क्या हो जाएगा, तो इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट क्या चलेगा, मैक्सिमम करंट चलेगा ई नोड बाय आर का। करंट कितना चलेगा, मैक्सिमम करंट चलेगा, फिर ई नोड बाय का कांस्टेंट करंट चलता रहेगा, ई नोड बाय आर का। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ई इंटू आर, आई आर। तो आई इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी है, ई नोड बाय आर इंटू में तो ई नोड की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ई नोड की। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसकी बैटरी जो इसमें लगी है, इंड्यूस ईएमएफ आया है, वो टाइम के साथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और ये क्या करेगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर जो है एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और रेट ऑफ करंट क्या हो जाएगा आपके पास, 0। एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ L, आई की वैल्यू जो है ई नोड बाय आर का स्क्वायर। एनी डाउट, नोट कर लो इसको। होया, d इक्वल टू टी पे, जनरल टाइम पे, इसमें करंट जो होगा वो कितना देगा, ई नोड बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिया जाएगा ई नोड इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई में एल। ई नोड ई की पावर माइनस आर टी बाई में एल।
ये हो जाएगी। एनर्जी स्टोर इसमें करोगे तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ L, I की वैल्यू ये पुट कर दो, E नोट बाय R इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल का स्क्वेयर। डी आई बाई डी टी अगर निकालना है तो करंट का ही क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जनरल टाइम पे करंट की वैल्यू होती है ई नोट बाई आर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। वी आर क्या हो जाएगा, ई नोड इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और वी एल क्या हो जाएगा, ई नोड इंटू में ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी ई नोड बाई एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर होता है, तो आई की वैल्यू पुट कर दो बस इसमें। नहीं, यहाँ तक तो इसका है प्रॉपर, ये एडवांस का। टी इक्वल टू टी पे, जनरल टाइम पे अगर क्वेश्चन आता है तो एडवांस लेवल पे आता है, जीरो पे और इनफाइनाइट पे तो दोनों में आता है, नीट में भी जे में भी। इसको अभी के अभी याद करना है। यानी कि हमारे सिलेबस में 3 ही जगह पे जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। देखो आरसी सर्किट में जो चार्ज बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ई की टर्म्स में बढ़ता है। सेम हम एक इसमें एलआर सर्किट में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है करंट, और सेम आगे आएगा जब करंट रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं। करंट जो डीके होता है, जो एटॉमिक एटम्स होते हैं उसमें डीके होता है, एक एटम दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, तो वो भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, उसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, डीके होता है। नहीं, रेडियो एक्टिविटी में कंसेप्ट ही वो है, मतलब 3 जगह पे ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता है या घटता है। सेम इसमें एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इसमें जो करंट बढ़ता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। यानी कि पहले जो टाउल टाइम में, यानी कि पहले टाइम में बढ़ेगा इतनी %, फिर इतने %, यानी ई के टर्म्स में बढ़ता है। एक्सपोनेंशियली बढ़ना है यानी कि एक्सपोनेंशियली, मान लो कोई भी चीज़ आपको करनी है कि हमारे पास 100 मार्क्स लेके आने मान लो पेपर में, तो पहले में कितना आया, 50 आ गए पहले टेस्ट में, फिर अगले टेस्ट में क्या आ गए, जो बच गया उसका 50%, अगले टेस्ट में जो बच गए उसके 50%, अगले टेस्ट में जो बच गए उसके 50%, तो इस तरीके से। तो बढ़ने में 100 मार्क्स करने में कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो सेम इसमें जो करंट बढ़ता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम करंट चलने में कितना टाइम लग जाता है, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। सेम जब आरसी सर्किट पढ़ा था तो उसमें भी करंट के बढ़ने में कितना टाइम लग जाता है, इनफाइनाइट। वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है इसलिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, सेम इसमें जब करंट डीके इन एलआर सर्किट पढ़ते हैं तो उस केस में भी उसके डिक्रीज होने में एक इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। यानी कि करंट जो है पहले ही एनर्जी, यानी कि बल्ब वो ग्लो इसलिए करता रहता है क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होती है, और उस एनर्जी स्टोर की वजह से क्या चलता है, करंट चलता है, तो उसकी वजह से वो ग्लो करता रहता है। तो सेम उसमें जो करंट डीके होता है यानी कि कम होता है, वो भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, इसमें भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है इसलिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। एनी डाउट? यानी कि t इक्वल टू 0 पे तो इंडक्टर क्या लगता है, बराबर की टक्कर लेता है, करंट को चलने ही नहीं देता, करंट कितना होगा, 0 होगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0, और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई नोड का। और रेट ऑफ चेंज, रेट जो बढ़ने का रेट है डी आई बाई डी टी की वैल्यू करंट के बढ़ने का रेट है वो क्या है, टाइम के साथ ई नोड बाई एल का। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एनर्जी स्टोर क्या होगी इसमें, 0। टी इक्वल टू इनफाइनाइट की अगर बात करें तो इस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोड बाई आर, मैक्सिमम जितना करंट चलेगा फिर वो कांस्टेंट करंट चलता रहेगा ई नोड बाई आर का। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ई नोड का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर क्या हो जाएगा, 0, डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जितना करंट बढ़ना था उतना बढ़ चुका। एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। t इक्वल टू टी पे, यानी कि जनरल टाइम अगर कोई दे रखा है तो करंट के जो बढ़ने का, यानी कि जनरल टाइम पे कितना करंट चलेगा, तो ये बताएगा कि इस टाइम पे बताओ कितना करंट चलेगा। तो टाइम आपको दे देगा, उसमें l क्या है यहाँ पे इंडक्टर, r क्या हो जाएगा, r इफेक्टिव होता है अक्रॉस द इंडक्टर। सेम जहाँ पे पढ़ा था कि r इफेक्टिव होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, देखते हैं। तो इसमें i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट बाई आर इंटू में 1 माइनस ई की पावर आर टी बाई एल। वी आर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस,
और ये VL यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर E नोड E की पावर माइनस RT/L, ये पावर में है E की पावर, E यहाँ पे एक्सपोनेंशियली है 2.71 होती है इसकी वैल्यू। एनी डाउट? ये वाला पूरे का स्क्वायर है। हाँ पूरे का E नोड L I स्क्वायर हो जाता है, तो I की वैल्यू क्या है, E नोड बाई R इंटू में 1 माइनस E की पावर माइनस RT/L, तो पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, हो गया नोट। अब इसके ग्राफ ड्रॉ कर दो आप, I वर्सेस T। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ, और di/dt वर्सेस टाइम ग्राफ कर दो, और u वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें देखो करंट क्या चलता है स्टार्टिंग में 0, तो इस केस में करंट 0 चलता है, तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा मैक्सिमम E नोड बाई R का, ऐसे बनता है ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है स्टार्टिंग में 0, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है E नोड का, VL पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर क्या होता है मैक्सिमम होता है, और फिर घटते घटते 0, ये इनफाइनाइट पे टच करेगा। इसमें di/dt का रेट क्या होता है स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है E नोड बाय, इस तरीके से, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या होती है 0 होती है, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है मैक्सिमम हाफ LI स्क्वायर, I की वैल्यू E नोड बाय R पुट कर दो है। ठीक है, इस तरीके से बनते ग्राफ। हैंड आउट क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू बता दो। I की वैल्यू बता दो, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट थ्रू द बैटरी, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू बतानी है बैटरी में से कितनी होगी। t इक्वल टू 0 पे 3,
देखो t इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर है बिहेव लाइक ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा होगा उस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे इस बात को नोट करके लिख लो है, t इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव लाइक ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव लाइक ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि बराबर की टक्कर लेता है। एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव लाइक ए सिंपल वायर। ठीक है, तो इंडक्टर इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं t इक्वल टू 0 पे, तो इस ब्रांच को ही हटा दो, तो 10 और 10 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो करंट कितना चलेगा t इक्वल टू 0 पे, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय में 20, यानी कि 3 एम्पियर का करंट चलेगा एट t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि 20 इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा 20, और बैटरी कितनी है 60 वोल्ट की, तो 60 बाय में 20 यानी कि 3 एम्पियर का करंट चलेगा। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसको हटा दो, इसकी किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सिंपल वायर। इंडक्टर है ही नहीं है सोचो, तो इस केस में 10 और 10 किस में पैरेलल में, कितना आ जाएगा इनका इफेक्टिव 5 और 10 किस में सीरीज में, कितना आ जाएगा 15। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 डिवाइड बाय में 15, यानी कि 4 एम्पियर का। एनी डाउट, नोट कर लो इसको। DT की क्लास है क्या आपकी? नो प्रॉब्लम, जल्दी नोट कर लो। इसमें बता दो, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। पहले वाले में 3 और सेकंड में t इक्वल टू 0 पे, तो इन दोनों ब्रांच में करंट चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 30 और 10 किस में हो जाएंगे सीरीज में, आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा 40, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें t इक्वल टू 0 पे 120 डिवाइड बाय में 40, यानी कि 3 एम्पियर का करंट चलेगा। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो इंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए सिंपल वायर, तो इनकी जगह क्या लगा दो आप सिंपल वायर। तो 30 30 और 30 किस में सीरीज में पैरेलल में, तो आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, यानी कि 30/3, एलसीएम ले लो 30, तो आ जाएगा 3, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3, यानी कि 10 ओम। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू 10 और 10 किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो 20, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी
आई की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइड बाय में 20, यानी कि 6 एम्पीयर का करंट चलेगा। एनी डाउट? यानी कि बस अगर t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है तो इंडक्टर की तो क्या सोचो, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरफ सोचो, यानी कि जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा है उस ब्रांच में करंट ही नहीं फ्लो करेगा। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर को हटा के क्या लगा दो, सिंपल वायर। एक क्वेश्चन दो। सिंपल एलआर सर्किट दे रखा है, इसमें क्या क्या बताना है वो सुन लो। एट टी इक्वल टू 0 पे पहली बात बतानी है, एट टी इक्वल टू 0 आई की वैल्यू। सेकंड, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी आई की वैल्यू। थर्ड, एट टी इक्वल टू 0 डी आई बाई डी टी की वैल्यू। फोर्थ, व्हेन आई इक्वल टू 4 एम्पियर तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू बतानी है। और फिफ्थ, व्हेन डी आई बाई डी टी 1200 एम्पियर पर सेकेंड देन आई। 5 बातें बतानी है। टी इक्वल टू 0 पे करंट, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट, टी इक्वल टू 0 पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू बतानी है। जब करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो जब 4 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है तो डी आई बाई डी टी किस रेट से करंट बढ़ रहा होगा वो बताना है। और डी आई बाई डी टी की वैल्यू ये दे रखी है तो करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है। थर्ड 12। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। तो आप सोचो, फोर्थ का 0 मतलब जी बढ़ ही नहीं रहा था तो 4 एम्पियर कैसे हो गया? रेट अलग अलग है, तो 4 एम्पियर जब करंट है चल रहा है तो उस केस में डी आई बाई डी टी का रेट यानी कि करंट के बढ़ने का रेट क्या है, और जब करंट के बढ़ने का रेट इतना है तो आई की वैल्यू क्या होगी? देखो फर्स्ट का तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या लेगा, इंडक्टर बराबर की टक्कर लेगा तो करंट क्या चलेगा ही नहीं। सेकंड के इसमें इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वायर की तरह, तो करंट कितना चलेगा 120 डिवाइड बाई 20 यानी कि 6 एम्पियर का। और डी टी इक्वल टू 0 पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, ई नोड बाई एल के इक्वल, ई नोड बाई एल होती है। ई नोड की वैल्यू कितनी है 120, एल की वैल्यू क्या है 10 मिली हेनरी है, तो 10 इंटू में 10 की पावर -3 करोगे तो 1200 एम्पियर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है,
3 0 लगेगी ना, मिली हेनरी में दे रखा है, हेनरी में कन्वर्ट करोगे, इनटू में 10 की पावर -3 करोगे। अब देखो डी आई करंट, जब आई की वैल्यू 4 एम्पियर दे रखी है, इस ब्रांच में करंट 4 एम्पियर चल रहा है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है। अब इसमें केवीएल लगा दो, क्या लगाओगे इसमें, केवीएल। ये क्या माइनस ये प्लस, यानी कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस। इसमें बैटरी क्या लगेगी, बढ़ रहा है रेट इसमें, तो ऐसे लिख जाएगी, ये प्लस ये माइनस। अब इसमें देखो इक्वेशन बनाओ, क्या हो जाएगी, कोई यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास प्लस ई नोड, इसकी क्या मान लो, ई नोड मान लो, पहले इसको मान लो आर, करंट फ्लो कर रहा है आई का, तो प्लस का ई नोड माइनस का आई इंटू आर और माइनस का एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक इक्वेशन बन गया आपके पास। अब इस इक्वेशन में एक बार करंट की वैल्यू पुट कर दो, एक बार डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो। एक बार करंट दे रखा है आपको, डी आई बाई डी टी पूछ रखा है, एक बार डी आई बाई डी टी दे रखा है, करंट पूछ रखा है, तो एक इक्वेशन बन गया आपके पास बाई केवीएल से। ई नोड की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है आपको, एल की वैल्यू पता है। एक बार करंट पुट कर दो, डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, एक बार डी आई बाई डी टी पुट कर दो, क्या आ जाएगी आपके पास, करंट की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ नहीं, केवीएल लगाया सिंपल, इसको क्या मान लिया, ई नोड, रेजिस्टेंस आर मान लिया, करंट आई का फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बैटरी लगती है, इंडक्टर की अपोज करती है, अपोज करेगी कि नहीं, तो उस केस में तो अपोजिंग बैटरी लिख जाएगी ऐसे, तो प्लस साइन, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, यहाँ से शुरुआत की, तो प्लस का ई नोड, प्लस का ई नोड, केवीएल लगाया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट आई का फ्लो कर रहा है, माइनस का आई इंटू आर, इसके अक्रॉस बैटरी के, यानी कि जो बैटरी लगती है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इंडक्टर के अक्रॉस कितना होता है, इंड्यूसी में माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस पहले ही हमने साइन पुट कर लिया इसका, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, माइनस साइन लोगे और ये बैटरी जो लगेगी एल डी आई बाई डी टी की लगेगी, इक्वल टू क्या हो गया, 0। आगे समझ। अब इस केस में, फोर्थ केस में आपको क्या पता है, ई नोड की वैल्यू कितनी है, 120, माइनस का आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, आर की वैल्यू कितनी है, 20, माइनस का एल की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू में माइनस का 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो आ जाएगा 120 माइनस का 80 माइनस 10 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 140 माइनस 10 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी आई बाई 10 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 के इक्वल। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 इंटू में डिवाइड बाई में 10 इंटू में 10 की पावर -3, यानी कि 40 इंटू में 10 की पावर 2, यानी कि 4000 एम्पियर पर सेकेंड। ये रेट होगा बढ़ने का। आगे समझ। अब फिफ्थ केस में डी आई बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं। देखो फिफ्थ केस में इसी इक्वेशन में पुट करना है आपको। ई नोड की वैल्यू पता है 120, माइनस का आई की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू है 20, माइनस का एल की वैल्यू है 10 इंटू में 10 के पावर -3 और डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है 1200 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 120 माइनस 20 आई माइनस का 112 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। माइनस कर दो।
108 माइनस का 20 आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 डिवाइड बाय में 20। 5.4 एम्पियर। एनी डाउट? आगे समझ। कभी भी करंट देके डी बाई डी टी की वैल्यू पूछे तो केवीएल लगा दो बस। और अगर डी बाई डी टी की वैल्यू देके आई पूछ रहा है तो भी क्या लगेगा केवीएल। जीरो पे इन्फिनिटी पे तो आप सीधा निकाल सकते हो, बट इस केस में आई की वैल्यू एक पर्टिकुलर ये दे दिया कि करंट इतना फ्लो कर रहा है तो उस टाइम पे रेट क्या होगा बढ़ने का, किस रेट से बढ़ा होगा करंट, वो पूछ लिया आपसे। करंट की वैल्यू क्योंकि अलग अलग टाइम पे डी बाई डी टी की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है, क्योंकि बढ़ने जो रेट स्टार्टिंग में मैक्सिमम था फिर बढ़ते घटते घटते क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम करंट इसमें कितना चलना था 6 एम्पियर का करंट चलना था मैक्सिमम करंट कितना चलना है इसमें 6, बट बढ़ने का रेट इसमें कितना दे दिया इसने, डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे दी आपको 12,000। तो उस केस में हो सकता है कि बिल्कुल माइक्रो सेकंड में ही बढ़ के कितना हो गया 6 एम्पियर का, ठीक है। यानी कि इतना रेट पॉसिबल है कि मैक्सिमम करंट तो इतना चलना था और जो डी बाई डी टी की वैल्यू है, सॉरी ये आई थी डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई थी 4,000, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर यही डी आई टी इक्वल टू 0 पे इतना था और उसके बढ़ने का रेट फिर घटते घटते पहले इतना था फिर घट के कितना हो गया इतना, क्योंकि करंट 4 एम्पियर चल पड़ा था फिर इतना हो गया फिर और घट के और कम हो जाएगा, ठीक है। 6 एम्पियर पे करोगे तो 0 हो जाएगा। एनी डाउट? हो गया नोट? आगे बढ़े, कर लो। पूछना है कुछ? हम देखो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे क्या था कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट टाउ सी, यहाँ पे क्या है टाउ एल इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि मान लो कि इसमें एल आर सर्किट है, एक इंडक्टर एक रेजिस्टेंस, ये होगा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना चलना है ई नोड बाय आर का, मैक्सिमम करंट कितना चलेगा ई नोड बाय आर का। सेम उसमें क्या था आरसी सर्किट था तो मैक्सिमम चार्ज जो है वो कितना आना था क्यू बाय सी, या फिर क्यू इक्वल ई नोड सी का आना था। मैक्सिमम चार्ज कितना आना था ई नोड सी का, मैक्सिमम चार्ज कितना था उसमें ई नोड सी का, बट जो आने का रेट था वो क्या था इनिशियल रेट क्या था तो यही पूछ रहे थे। मैक्सिमम चार्ज तो ई नोड सी का आना था, इनिशियल रेट क्या था बढ़ने का। ई नोड बाय आर नहीं था, ई नोड बाय आर से कि किसमें कितना है ई नोड बाय एल, उसमें ई नोड बाय आर नहीं था, समझ गए। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम जितना उसमें आरसी सर्किट में क्या था मैक्सिमम जितना चार्ज आना था वो था ई नोड सी का, और किस रेट से बढ़ रहा था वो ई नोड बाय आर के, इनिशियल रेट था उसका ई नोड बाय आर। तो अगर ई नोड बाय आर से ही अगर चार्ज आता रहता तब जो टाइम लगता उसको बोलते थे कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। बट इस केस में मैक्सिमम जो करंट चलना है वो कितना चलना है ई नोड बाय मैक्सिमम करंट ई नोड बाय आर, मैक्सिमम करंट कितना चलना है इसमें ई नोड बाय आर, और इनिशियल रेट क्या है
इनिशियल रेट यानी कि t इक्वल टू 0 पे डी बाई डी की वैल्यू, इनिशियल रेट का मतलब है डी बाई डी की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे डी बाई डी की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 डी बाई डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ई नोट बाय एल। तो इस केस में अगर करंट के आने का रेट यही रहता है ई नोट बाय एल का, तब जो टाइम लगता उस टाइम को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। बट इस रेट से आ नहीं रहा, रेट जो है बढ़ने का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये एक इमेजिनरी टाइम है कि अगर जिस रेट से इनिशियली रेट में आ रहा होता, मतलब होता, अगर ऐसा होता तो उस केस में जो टाइम लगता उसको बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। यानी कि जो रेट इनिशियली था ई नोट बाई एल का, अगर उसी रेट से करंट बढ़ता तब जो टाइम लगता उस टाइम को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ये इमेजिनरी टाइम है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर रियलिटी में ऐसा होता तो इनफाइनाइट टाइम ही नहीं लगता मैक्सिमम करंट चलने में, तो उस केस में बहुत कम टाइम लगता उसको। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम करंट चलना था ई नोट बाई आर का, और इनिशियली जो करंट रेट है करंट के बढ़ने का वो कितना है, ई नोट बाई एल का। अगर इसी रेट से करंट बढ़ता रहता तो उस केस में तब जो टाइम लगता उस टाइम को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। सेम उसमें था कि ई नोट सी का मैक्सिमम चार्ज आना है और जो इनिशियल रेट है ई नोट बाई आर का, अगर उसी रेट से चार्ज आता रहता तो जो टाइम लगता उसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे टाउ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मैक्सिमम करंट, सॉरी टाउ एल, मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का मतलब है t इक्वल टू 0 पे डी बाई डी की वैल्यू। तो मैक्सिमम करंट है ई नोट बाय आर का और रेट किससे, ई नोट बाय एल से। तो क्या आ जाएगा आंसर, एल बाय आर। ये है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। एनी डाउट? यानी कि एक प्रकार से क्या, ये इमेजिनरी टाइम है। क्या है, इमेजिनरी टाइम, क्योंकि रियलिटी में तो रेट जो है बढ़ने का वो क्या होता रहता है, कम होता है। ठीक है, अगर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट पूछे तो क्या होता है, एल बाई आर होता है, और अगर कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट पूछे तो क्या होता है, आर सी। अब क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन फर्स्ट टाउ टाइम। How much current will flow in first tau L time? उसमें भी था how much current will flow in first tau C time, तो इसमें है how much current flow will flow in first tau L time। पहले टाउ एल टाइम में कितना करंट फ्लो करेगा ये बताना है। हाँ, वैल्यू बतानी है उसकी, कितना वैल्यू आएगी ये तो मुझे पता है। हाँ, तो कैलकुलेट करो ना उसको, बताया था जब वहाँ पे, सेम वही तरीका है जो आरसी सर्किट में बताया था, सेम तरीका है, अलग नहीं है। देखो इसमें I इक्वल टू क्या था, जनरल टाइम की इक्वेशन क्या थी, ई नोट बाय आर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय में एल। यहाँ पे पुट टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एल बाय आर, फर्स्ट टाउ टाइम में यही है एल बाय आर। तो यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट बाय आर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू में क्या हो जाएगा, एल बाय आर। एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट बाय आर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस वन। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट बाय आर इंटू में 1 माइनस 1 बाय ई की वैल्यू क्या होती है 2.71, ई नोट बाय आर इंटू में 1 माइनस 1 बाय में 2.71। इसको सोल्व करोगे तो 0.37 आएगा, ई नोट बाय आर इंटू में 1 माइनस 0.37। यह आ जाएगा आपके पास, आई की वैल्यू आ जाएगी 0.63 इंटू में ई नोट बाय आर, यानी कि मैक्सिमम 0.3
इनटू में आई मैक्स, यानी कि 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 आई मैक्स, या फिर आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आई इक्वल टू आ जाएगा 63% ऑफ आई मैक्स। मैक्सिमम करंट का 63% फ्लो करेगा फर्स्ट टाउवल टाइम में। ठीक है, क्या हो गया? अगर ये पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है कि उस केस में अगर किसी और टाइम में भी पूछ लिया तो आप इसी तरीके से ड्राइव करके निकालोगे इसमें। या फिर हाफ टावल टाइम में पूछ लिया तो L/2R पुट कर दोगे, हाफ पुट कर दोगे तो वहां से निकल जाएगा फिर। ठीक है, फर्स्ट टावल टाइम में कितना करंट फ्लो करेगा 63% ऑफ मैक्सिमम, और नेक्स्ट टावल टाइम में जो बच गया 37 उसका 63%, और नेक्स्ट टावल टाइम में जो बच गया उसका 63%, तो इसलिए इनफाइनाइट टाइम लग जाता है इसको। अगर इसी रेट से बढ़ता रहता तो फर्स्ट टावल टाइम में 63, अगले में तो पूरा ही हो जाता, तो टाइम ही नहीं लगता। ऐसा मेन जो आज के टॉपिक है, एलआर सर्किट ना डाल के डालो करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट, क्योंकि एलआर सर्किट के भी दो पार्ट हैं, करंट डीके इन एलआर सर्किट और करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। किस तरीके से करंट ग्रो करता है एलआर सर्किट में वो है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, व्हाट इज द, नोट हो गया, जल्दी नोट करो। क्या हो गया? लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम इंटरवल फॉर 50% ग्रोथ ऑफ करंट। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम इंटरवल for 50% growth of current। चलो सॉल्व करना है इसको। वो अलग है, इसमें अलग आएगा थोड़ा सा। इसमें क्या है, RC/ln2 है, इसमें L/R ln2 आएगा, क्योंकि उसमें इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या था RC, इसमें है L/R, तो इसमें L/R ln2 आएगा। और क्या, देखो इसमें I इक्वल टू क्या था, E नोट बाय R इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस RT बाय L। आई की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, फर्स्ट 50% ग्रोथ पूछा है तो आई इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, ई नोट बाय में 2R, क्योंकि मैक्सिमम कितना चलना है ई नोट बाय आर का, तो हाफ पूछा ई नोट बाय 2R, तो यहाँ पे पुट कर दो ई नोट बाय में 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट बाय आर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस RT बाय L। तो ई नोट बाय आर से ई नोट बाय आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस RT बाय में L। ई की पावर माइनस RT बाय L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस ई की पावर माइनस RT बाय L इक्वल टू 1/2। दोनों साइड क्या ले लो, इसमें लोग ले लो, या फिर इसको भी लिख लो ई की माइनस ई की पावर RT बाय L इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर -1। दोनों साइड लोग ले लो विद बेस ई, माइनस साइन, प्लस प्लस तो माइनस
आ जाएगा माइनस का आर टी बाई एल, आगे माइनस साइन भी है, log ई विद बेस ई इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा आर टी बाई, ये 1 हो जाएगा इक्वल टू log 2 का ln2 लिख सकते हो, log 2 विद बेस ई है तो उसको ln2 लिखा जा सकता है, तो माइनस का ln2 रुको रुको एक सेकेंड, यहाँ प्लस का आएगा ये, क्योंकि इसको इधर लेके गए, इसको इधर ले गए तो प्लस का ही आएगा। तो ये माइनस ही रहेगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा L बाई आर ln2, दिस इज द आंसर। कर दो इसी तरीके से फॉर्मेट में, याद रख लो, याद नहीं रहेगा फिर। L बाई आर ln2 इतना करंट ग्रोथ होगा, 50% ग्रोथ होगा, ठीक है, कितने टाइम में? L बाई आर इंटू में ln2, एनी डाउट? ये था LR सर्किट, करंट ग्रोथ इन LR सर्किट।